नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस बार घोटाले की नहीं, घोटाले की याद दिलाने वाले की चर्चा हो रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने जैसे ही सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के डीएमएफ घोटाले की खबर साझा की, राजनीति की दीवारों पर हलचल सी दौड़ गई। क्या पता था कि घोटाले पर उंगली उठाते उठाते वे खुद अपनी पार्टी के शासनकाल की कमजोरी पर उंगली रख देंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने चुटकुली दिग्विजय जी को शायद याद नहीं कि यह घोटाला कांग्रेस की ही भूपेश बघेल सरकार के दौरान हुआ था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अब तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही अपने ही शासन की पोल खोलने लगे हैं। इससे बेहतर पारदर्शिता क्या होगी। इस पूरे मामले में तब और तड़का लग गया जब पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी वही पोस्ट शेयर कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में डिलीट भी कर दिया। अब सवाल यह है, क्या यह चूक थी, संकेत था या फिर सियासी दबाव। चर्चाएं हैं कि पार्टी के अंदरूनी मतभेद इस मुद्दे पर एक बार फिर सतह पर आ गए हैं। क्या है डीएमएफ घोटाला, यह भी जान लीजिए। डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन खनन से प्रभावित क्षेत्रों में जनता के कल्याण के लिए बनाया गया फंड। इसमें खनन कंपनियों से पैसा जमा होता है और उसी जिले में स्कूल, अस्पताल, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डीएमएफ में आई थी, लेकिन कई योजनाएं कागज पर ही रह गई। कुछ काम बिना टेंडर हुए और कई में भारी कमीशनखोरी के आरोप हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क जैसी जरूरतों पर खर्च दिखाया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रही। यह घोटाला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ, जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। कई अफसरों, ठेकेदारों और राजनीतिक हस्तियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। कोरबा में 575 करोड़ रुपए से ज्यादा के हुए डीएमएफ स्कैम की जांच में हुआ है। इसकी पुष्टि रायपुर कोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा पेश किए गए 6000 पेज के चालान में हुई है। और वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, जिस ट्वीट के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तंज कसा है। तो जिस तरह से ये घोटाला हुआ, अब घोटाले के बाद जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यहां पर पोस्ट किया और कहीं ना कहीं अपनी सरकार को घेरा, या फिर हो सकता है उसे त्रुटि हुई या फिर जानकारी नहीं है, क्योंकि टीएस सिंहदेव ने भी यही पोस्ट किया था। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और फिर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तंज कसा है कि बहुत ज्यादा यहां पर पारदर्शिता है, क्योंकि अब अपनी ही पार्टी की यहां पर जो भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं दिग्विजय सिंह। तकरीबन 575 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद सामने आई है 6000 पन्नों की इसमें जो चार्जशीट है कोर्ट में पेश की गई है। और दिग्विजय सिंह ने यह ट्वीट आखिर क्यों किया? क्या वो नहीं जानते थे कि यह घोटाला उन्हीं की सरकार में हुआ, या फिर किसी तरह की कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति के कारण यह ट्वीट किया गया? क्योंकि दिग्विजय सिंह बहुत ही सीनियर लीडर हैं। अगर वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और पार्टी में इनका बड़ा कद है, और जो भी ये कहते हैं या जो भी पोस्ट करते हैं उसके कहीं ना कहीं बड़े मायने निकलते हैं। और आखिर दिग्विजय सिंह ने यह पोस्ट क्यों किया? क्या अपनी ही सरकार को घेरना चाहते थे, पूर्ववर्ती सरकार को? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, या कई बड़े नेताओं के बीच में आपसी खटपट देखने को मिल रही है। और अक्सर हम देखते हैं, जब अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी गए थे मध्य प्रदेश, वहां पर संगठन सृजन अभियान के तहत, तो लंगड़ा घोड़ा, तो रेस का घोड़ा, बारात के घोड़े को लेकर बड़ी उनकी चर्चा हो रही थी। और अब जिस तरह से दिग्विजय सिंह की तरफ से बयान सामने आया, पोस्ट किया उन्होंने, और डीएमएफ घोटाला जो कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में हुआ था, तकरीबन 575 करोड़ रुपए का घोटाला है ये, और उसको लेकर दिग्विजय सिंह ने यहां पर पोस्ट किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तंज कसा है कि दिग्विजय सिंह अपनी सरकार के घोटाले की पोल खोल रहे हैं।
और इस वक्त हमारे साथ वासु शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। वासु शर्मा जी, स्वागत है आपका। वासु शर्मा जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये घोटाला हुआ, इस घोटाले के बाद हालांकि कोर्ट में 6000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है, लेकिन दिग्विजय सिंह की तरफ से पोस्ट किया गया है और छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने की कोशिश की गई है, लेकिन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार की। देखिए, कहते हैं ना कि चोरी छुपती नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय आरोप लगाया था डीएमएफ फंड का दुरुपयोग का, तो कहीं ना कहीं वो साबित हुआ है। 6000 पन्नों की चालान शीट में किस प्रकार से कलेक्टर से लेके बाकी अधिकारियों को कमीशन मिला, एक प्रतिष्ठित अखबार में पूरा डिटेल छपा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा। तो किस प्रकार की लूट कांग्रेस की सरकार ने मचा के रखी थी छत्तीसगढ़ के अंदर, ये अब छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानने लग गया। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए लगाए थे, कहीं ना कहीं वो साबित हो रहे हैं, इससे साबित होता है। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह ने तो अच्छा किया कि कांग्रेस को आईना दिखाया, कांग्रेस को आईना दिखाया और कहा, देखिए कांग्रेस के राज में कि डीएमएफ फंड, जो डीएमएफ फंड होता है, डीएमएफ फंड की राशि होती है, वो ऐसे जिलों को विकसित करने के लिए होती है जहाँ पर ट्राइबल क्षेत्र, तो वहां पर विकास कार्य करने के लिए होते हैं। लेकिन वो विकास कार्य हुए नहीं, वो पैसा करोड़ों रुपए, 500 करोड़ रुपए के ऊपर से राशि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के समय के अधिकारी डकार गए। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। और ये तब हुआ, वो संज्ञान किसने लिया? ईडी ने संज्ञान लिया। कांग्रेस सरकार ने एक भी किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की। और तब जब उनके खुद के मंत्री जय सिंह अग्रवाल, जो कोरबा से आते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को बार बार लेटर लिखा कि ये इस डीएमएफ फंड का दुरुपयोग हो रहा है, कलेक्टर अपने कलेक्टर। बिल्कुल तमाम सवाल यहाँ पर सवाल है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी भी जुड़ गए। अजय गंगवानी जी, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि सिर्फ हेडलाइंस पढ़ी दिग्विजय सिंह ने, खबर नहीं पड़ी कि खबर अंदर क्या लिखा हुआ था, और अपनी ही पूर्ववर्ती सरकार की पोल खोल रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु पूर्व देखी चिंत ऐसी, कि वही भारतीय जनता पार्टी है जो 15 सालों में 34 घोटालों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आम जनता की गाड़ी पसीने की 1 लाख करोड़ रुपए डकार गए। अभी ताजा उदाहरण का परसों का देख लीजिए कि चरण पादुका योजना, जो लगातार कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का नतीजा था, हम सब ने देखा कि अजय जी, लेकिन हमने देखा है पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, बड़े सीनियर लीडर, वो उस घोटाले का जिक्र कर रहे हैं जो आरोप है कि आपकी सरकार के समय घोटाला हुआ था। मेरा निवेदन है, कुछ प्रश्न तो जोड़ लीजिए। आप भाजपा प्रवक्ता बोलता है तो आप बोलते नहीं है सर, मैं बोलना शुरू करता हूँ। नहीं, क्योंकि देखिए, मैं अभी यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट किया उस पर चर्चा हो रही है, ठीक है। आप देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब एक ही पार्टी के एक ही नेता अगर अपनी पूर्ववर्ती सरकार के घोटालों का जिक्र करें, तब तो वही मैं चाहूंगा ना कि उसी का आप जवाब दें मुझे। देखिए, महत्वपूर्ण है ये। देखिए, दिग्विजय सिंह ने ये तो हेडलाइन देखी, 17 महीने की बात कर रहे हैं शायद सरकार के। मैं आपको स्पष्ट रूप से गिना दूं, दंतेवाड़ा के एक ही नाले पे बिना बजट प्रावधान के, बिना प्रशासनिक अनुमति के, बिना टेंडर के एक ही नाले पे 3-3 पुल बना देते हैं। आप ही के जैसा एक संवेदनशील पत्रकार जब बस्तर में 20 करोड़ की सड़क का भुगतान 57 करोड़ रुपए होता है, उसके भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं तो उसको मार के टंकी में डाल दिया जाता है। ये तो साया सरकार का चरित्र है। मुख्यमंत्री के भांजे मुख्यालय में भ्रष्टाचार की दुकान खोल के। अजय जी, मतलब आप दिग्विजय सिंह के ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूं, आप दूसरे मुद्दे की तरफ, दूसरे घोटाले की तरफ जा रहे हैं, जो अक्सर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, फिर मैं सवाल दोहरा रहा हूं, दिग्विजय सिंह जो कि बड़े वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो अपनी ही सरकार के घोटाले का जिक्र कर रहे हैं। क्या उनको ये जानकारी नहीं थी कि घोटाला कब का है, या फिर कोई अंदरूनी यहाँ पर उठा पटाके जिसके चलते उन्होंने सोच समझकर ये पोस्ट किया है? देखिए, अंदरूनी गुटबाजी कलर तो भारतीय जनता पार्टी में है। मुझे बता दे, 2 मंत्री पद खाली है, क्यों नियुक्ति नहीं कर रहे हैं? लगातार चाहे अमर अजय चंद्राकर हो, अमर अग्रवाल हो, धर्मलाल कौशिक हो, ये सारे नेता साइडलाइन क्यों? इसका जवाब मेरे छोटे भाई वासु शर्मा जी को देना चाहिए। महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह ने ठीक है अंदर जाके नहीं देखा, लेकिन वो 17 महीने से जो भ्रष्टाचार। चलिए, आप मान रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने अंदर खबर को जाकर नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ हेडलाइन पढ़कर पोस्ट कर दिया, आप इस बात को मान रहे हैं? आप नहीं, मैं 2 चीज बोलना चाह रहा हूँ। वो स्पष्ट रूप से मान रहे थे कि 17 महीने से शायद सरकार और भ्रष्टाचार ये चोली ना। और अजय जी, मुझे लगता है टी.एस. सिंहदेव जी ने भी हेडलाइंस पढ़ के पोस्ट कर दिया, लेकिन जब उन्होंने खबर को पढ़ा और जब उनको लगा रही मैं तो अपनी सरकार की कहीं ये आरोपों पर जो भ्रष्टाचार है उस पर आरोप लगा रहा हूं, तो उन्होंने बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। देखिए, 2 चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ। 17 महीने में 17 भ्रष्टाचार, आप चाहे तो मैं 17 भ्रष्टाचार की लिस्ट दे देता हूँ। लगातार हम देख रहे हैं कि शायद सरकार, चाहे दंतेवाड़ा के पुल की बात हो, ये वही भारतीय जनता पार्टी है
जो डीएमएफ नहीं फंड ठीक, के पैसे लेकिन थे, लेकिन आज के अधिकारियों जिस समय मुद्दे के ऊपर हम जमा चर्चा होते कर रहे हैं, आप दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं, ठीक है, उस पर भी चर्चा हम कर सकते हैं। लेकिन वासु शर्मा जी, देखिए कहीं ना कहीं अजय गंगवानी जी ने माना है कि दिग्विजय सिंह ने अंदर की खबरें पढ़े बिना नहीं, मैं ये पोस्ट नहीं कर मानता दी। हूं, सर। मेरी नहीं, बात आपने को खुद कहा अजय गंगवानी जी, आपने खुद कहा, ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। वासु शर्मा जी, लेकिन टीएस सिंहदेव जी ने अंदर की खबर पढ़ ली, इसलिए फिर पोस्ट डिलीट कर दी। ऐसे उससे शिकायत है, मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, देखिए, मुझे ऐसे रूप से शिकायत है। अब देखिए, कि हम आवाज के व्यक्ति हम हैं, यही बोलते रहेंगे, हम क्या काम बोलेंगे? करने का प्रयास आपके करती है। अजय जी, मैंने पूरा समय आपको दिया, पूरा समय दिया, मैं दोबारा भी आऊंगा आपके पास, दोबारा आपके पास आऊंगा, मैं दोबारा भी आपके पास आऊंगा। वासु शर्मा जी, बड़े ही दुर्भाग्य पार एक कहते हैं ना, जो एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है। देखिए, मैं अब 2 मिनट रुक जाइए गंगवानी जी। देखिए ऐसा है, कांग्रेस अभी अजय जी इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरा उनसे 2 प्रश्न है। दिग्विजय सिंह के बारे में उन्होंने बता दिया कि उन्होंने अंदर की खबरें पढ़े बिना ही ट्वीट कर दिया। तो दूसरा सवाल मेरा अजय जी से ये है कि उस समय के मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को 2 बार 3 बार पत्र लिखा, उसमें सीधा आरोप लगाया कलेक्टर के ऊपर कि डीएमएफ फंड में खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उस समय के मुख्यमंत्री ने क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों उसको बताया? कलेक्टर को उससे बड़ा पद दे दिया गया। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन अजय गंगवानी जी दे कि क्यों कार्रवाई नहीं। और दूसरी बात ये है कि आज डीएमएफ फंड के राशि का सदुपयोग कैसे हो रहा है? आज डीएमएफ फंड के सदुपयोग ऐसा हो रहा है कि 250 करोड़ में दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये होता है सदुपयोग डीएमएफ फंड की राशि का, ना कि उसको कांग्रेस के नेता जो डकार गए हैं। लेकिन वासु शर्मा जी, जिस तरह से अभी पोस्ट किया दिग्विजय सिंह ने, ऐसे एक बार ननकीराम कंवर जो कि बड़े कद्दावर नेता हैं और मंत्री भी रहे हैं आप लोग की पूर्ववर्ती सरकार में, पहले की सरकार में, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा था डीएमएफ घोटाले को लेकर कि प्रदेश में 10,000 करोड़ का घोटाला है। नहीं तो निश्चित तौर पे अगर घोटाला हुआ तो उसका जांच होगा और कार्रवाई होगी। हम तो बचाने वाले लोग में से नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम किसी बचाने वाले लोग में से नहीं, अगर हुआ है तो उसमें जांच होगी और उसका तथ्य। और ये अभी की बात है, जब आपकी सरकार थी, तो क्या यहाँ पर प्रदेश की सरकार पर उनको भरोसा नहीं था कि प्रधानमंत्री को लेटर लिखना पड़ा? देखिए, वो भी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो अपना पत्र लिखे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, वो अपने वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखने, इसमें कहाँ पर दिक्कत है? हम तो ये नहीं कह रहे ना, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हम कांग्रेस स्टेट के बचाने का काम नहीं करते। अगर जो आदमी जितने भी ठीक है, गड़बड़ी की बात आपने की, ठीक है। अजय गंगवानी जी, दिग्विजय सिंह को पोस्ट करने में थोड़ी गड़बड़ी तो हुई है, क्योंकि टीएस सिंहदेव उनको समझ में आ गया, उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन दिग्विजय सिंह शायद इस गड़बड़ी को समझ नहीं पाए। देखिए, 2 चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न मेरे भाई से उठाया कि आप ही के भाजपा के नेता 10,000 करोड़ के डीएमएफ घोटाले के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं। मतलब तत्कालीन राज्य सरकार पे आपके नेता कोई भरोसा नहीं है, तभी तो उनको प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, आपके समय हमने देखा कि अधिकारी अपने घरों में स्विमिंग पूल बनाए थे डीएमएफ फंड के पैसों से, 2-2 मंजिल के मकान में 5-5 लिफ्ट लगाते थे। दूसरी, मेरे मित्र बड़े बड़े दावे करें, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। भैया, आप ही के पूर्व मंत्री विधायक भारतमाला प्रोजेक्ट में भूमि जमीन घोटाले में शामिल है, आप उसकी जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपते? सीजीएमएससी का स्वास्थ्य घोटाला होता है, आप ही के जो स्वास्थ्य मंत्री है, मोक्षित कारपोरेशन जिसके खिलाफ जांच जारी है, उसको भुगतान कर देते हैं। आप ही के धर्मलाल कौशिक आज विधानसभा में आप ही के मंत्री को घेरने का प्रयास करते हैं, आप उसकी जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रहे? ये मेरा निवेदन है कि चैनल पे दोहरा चित्र मत दिखाइए। आप जो आपके मंत्री शामिल है, आपके वरिष्ठ नेता शामिल है, उसकी जानबूझकर आप जांच जो है वो सीबीआई को नहीं सौंपते, आप एओडब्ल्यू को दे के जांच में खाना ठीक है अजय जी, ये आरोप आप लगातार लगाते रहते हैं, लेकिन इसका जवाब भी जनता जानना चाहेगी एक बार। ठीक है अजय गंगवानी जी, आखिर टीएस सिंहदेव जी ने पोस्ट करके डिलीट क्यों कर दिया? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, मेरे वरिष्ठ नेता उनके बारे में मेरा कुछ कहना उचित नहीं मानता। ये इसका जवाब बेहतर जो है सीधे भी दे सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, कोई भी नेता विपक्ष है, उसका दायित्व तो है, कोई कमीशन खोरी हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका पर्दाफाश करे, दूध का दूध पानी का पानी करे। मैं तो स्पष्ट रूप से लिख दे रहा हूँ, ये 36,000 का नान घोटाला होता है, 1 लाख फर्जी राशन कार्ड, आज इंदिरा प्रियदर्शनी। लेकिन दिग्विजय सिंह इतने वरिष्ठ नेता, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी क्या कि ये घोटाला किस कार्यकाल के समय का है? या फिर जिस तरह से सुर्खियों में बने रहते हैं, वो सुर्खियों में बने रहने के लिए उन्होंने बिना पूरी खबर पढ़े जल्दबाजी में उन्होंने पोस्ट कर दिया? देखिए, दो चीजें तो मैं महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ। देखिए, आप ही वरिष्ठ पत्रकार, आपने एक बात को अंडरलाइन किया कि इन्हीं के नेता 10,000 करोड़ रुपए के डीएमएफ घोटाले के लिए पत्र लिखते हैं। आप भी 15 साल से वरिष्ठ पत्रकार, रमन सरकार के समय किस प्रकार से अधिकारी जो है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जांच की बात की थी, लेकिन यहाँ तो घोटाले की बात है ना। ठीक है, उन्होंने जांच की बात की थी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि टीएस सिंहदेव ने पोस्ट डिलीट क्यों कर दिया, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो है, दिग्विजय सिंह ने या फिर
त्रुटि के तहत किया या फिर सोची समझी साजिश? क्योंकि बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता भी हैं और हमने देखा है कई बार अंदरूनी यहाँ पर राजनीति देखने को मिलती भी है। ठीक है, ठीक है अजय जी, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है शायद समय बताएगा कि आखिर क्या उनकी सोच थी कि उन्होंने ये पोस्ट किया। ठीक है, एक लास्ट कमेंट वासु जी, जिस तरह से भी ये पोस्ट सामने आया है और आप लोग की तरफ से तंज कसा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता भी चाहेगी इस घोटाले का जल्दी पर्दाफाश हो, पूरी तरह से सच का सच और जो दूध का दूध पानी का पानी हो। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। किस प्रकार से 57 करोड़ का कमिश्नर तत्कालीन कलेक्टर ने लिया और उनके अधिकारियों ने लिया, किस प्रकार तक के नेताओं तक ये पैसा पहुंचा, सारी कड़ी जुड़ेगी। और मैं ये आपसे चलिए ठीक है, सारी कड़ी जुड़ेगी और इंतजार करेंगे कब पूरी तरह से इसमें सच्चाई सामने आएगी और जो भी इसमें घोटालेबाज हैं वो जेल के पीछे होंगे। लेकिन फिलहाल इस पर सियासत जा रही है और ये पोस्ट के बाद तो और यहाँ पर सियासत है, क्योंकि तंज भी कसा जा रहा है और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह शायद उनको नहीं पता कि ये किस कार्यकाल में घोटाला हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया वासु जी और अजय जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 575 करोड़ रुपए का घोटाला, लेकिन फिर से दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद ये और गर्मा गया है। 6000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में अभी दाखिल है और इंतजार है जनता को कि कब इसमें जो पूरी तरह से आरोपी है वो जेल के पीछे पहुंचे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के तरोद गांव से एक बार फिर डरावनी तस्वीर सामने आई है, जो वर्षों से हमारे सिस्टम की नाकामी की गवाही देती रही है। गंदा पानी, लापरवाह सिस्टम और भुगतती जनता। सिर्फ 24 घंटे के भीतर गांव में डायरिया के 22 नए केस सामने आए हैं। इनमें से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 7 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी से लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल यह है, आखिर जिम्मेदार कौन है? गांव में फैले संक्रमण का कारण साफ है, गंदा और दूषित पेयजल। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इस खतरे के बारे में पहले भी अलर्ट किया गया था। तो फिर क्या किसी ने पानी की गुणवत्ता की समय रहते जांच नहीं की? क्यों नहीं की गई गांव में नियमित सफाई और सैनिटाइजेशन? क्या ग्रामीणों की जिंदगी की कीमत सिर्फ एक आंकड़ा भर है? तरोद गांव की कहानी किसी एक गांव की नहीं बल्कि पूरे राज्य में मौजूद है स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती है। जब तक मौत दस्तक ना दे तब तक ना सिस्टम हिलता है, ना कोई जिम्मेदार दिखाई देता है। अब जबकि जान चली गई तब जाकर बयानबाजियों और खानापूर्ति की शुरुआत होगी। गांव के लोगों का कहना है कि कई दिनों से नल का पानी बदबूदार आ रहा था, पर किसी ने सुध नहीं ली। साफ पानी के लिए प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई होगी? क्या गांव को अब शुद्ध पेयजल मिलेगा या फिर अगली मौत का इंतजार होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिस्टम सिर्फ हादसों पर जागेगा या समय रहते चेतना भी सीखेगा? तरोद की यह घटना एक चेतावनी है। अगर अब भी नहीं चेते तो अगला नंबर किसी और गांव का होगा, किसी और परिवार का होगा। तो वाकई बड़ा सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग या शासन प्रशासन कोई घटना होने के बाद ही जागता है क्या? जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? साफ पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है? और जो एक प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि लोगों को, जनता को साफ पानी मिले, वो प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जाती है? और फिर बड़ा सवाल, जब ये हादसा होता है तो पूरी तरह से प्रॉपर इलाज भी नहीं मिल पाता, जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। अब इस सवाल यही उठता है कि आखिर जो लापरवाह हैं, जिम्मेदार हैं, वो कब जागेंगे और इस पर कड़ी सजाएं लोगों को कब मिलेगी? क्योंकि अगर सिर्फ खानापूर्ति की जाएगी तो इस तरह के हादसे दोबारा भी होते रहेंगे। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो जिम्मेदार है उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, तभी इस तरह से हादसे रुकेंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कहीं और, किसी और गांव में या किसी और जिले में इस तरह के हादसे फिर से सामने आएंगे। तो बालोद के तरोद गांव में मौत का पानी, जहां पर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के तरोद गांव से एक बार फिर जो तस्वीर आई है वाकई डराने वाली है। गंदा पानी, लापरवाह सिस्टम और भुगतती जनता। सिर्फ 24 घंटे के भीतर गांव में डायरिया के 22 नए केस सामने आए हैं। सोचिए, आजादी के इतने साल के बाद भी लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। जब एक तरफ हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, हम चंद्रमा में भी पहुंच चुके हैं,
और लगातार हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर साफ पानी नहीं मिल रहा है। इसी के चलते 24 घंटे के अंदर 22 नए केस सामने आए हैं डायरिया के। इनमें से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि 7 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। और सवाल फिर वही कि आखिर स्वास्थ्य विभाग, शासन प्रशासन की नींद कब जागी। तमाम तरह की योजनाएं हैं जहां पर साफ पानी लोगों को मिले। नल जल योजना के तहत लोगों तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आखिर गलती कहां पर हो रही है? क्या शासन नहीं जाग रहा है, या फिर जिसकी जिम्मेदारी है वो सो रहे हैं, या फिर मासूम लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है इन अधिकारी, इन अफसरों के नजरिए में? क्योंकि अगर होता तो फिर यह तस्वीर सामने नहीं आती, जहां पर 24 घंटे के अंदर कई लोग डायरिया के शिकार हो गए हैं और इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि इस तरह की घटना पहले भी आती रही है, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागता है, शासन नहीं जागता है, या फिर हो सकता है शासन की तरफ से दिशा निर्देश जाते हैं प्रशासन को, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभाते हैं। यह तस्वीर देख के आप वाकई हैरान हो सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर इसमें आपका भी हो, क्योंकि साफ पानी एक मूलभूत सुविधाओं में आता है, जहां पर हर किसी को साफ और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, लेकिन साफ और स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। इसके कारण कई तमाम तरह की बीमारियां सामने भी आ रही हैं। और बालोद के तरोद गांव में यह घटना सामने आई है, जहां पर 24 घंटे के अंदर कई लोग डायरिया के शिकार हो गए हैं। 22 केस नए डायरिया के सामने आए हैं और इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, तो वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रशासन क्यों नहीं जागता है? मूलभूत सुविधाएं जनता को आखिर क्यों नहीं मिल रही है? पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा है? एक तरफ हम लगातार तरक्की करते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी लोग तरस रहे हैं। और जब पानी स्वच्छ नहीं मिलता है तो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि प्यास ही ऐसी है कि आप उसको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। और जब इंसान को स्वच्छ पानी नहीं मिलता है तो फिर जो पानी उसके पास आता है उसको वो पीना पड़ता है। उसके बाद फिर ये तस्वीर सामने आती है, 24 घंटे के अंदर 22 लोग डायरिया के शिकार हो जाते हैं और उसमें से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। और जिन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी है वो एसी में बैठकर ब्रांडेड पानी पीते हैं, लेकिन उनके जहन में यह नहीं आता कि जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है वो जिम्मेदारी मैं यहां बैठे बैठे अपने ऑफिस में नहीं निभा रहा हूं। क्योंकि अगर वो निभा रहे होते तो ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती, जहां पर दूषित पानी के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। और इस वक्त हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ गए, चमन साहू। चमन जी, वहां की स्थिति इस वक्त अभी कैसी है? कितने लोग हैं वहां पर जो डायरिया के शिकार हो गए हैं, और इलाज की कैसी व्यवस्था है, और पानी वहां पर किस तरह से, कितने लंबे समय से गंदा आ रहा था? चमन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? चमन जी, आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं जा रही है, लेकिन जैसे उनका संपर्क हमसे होगा हम जानेंगे वहां पर स्थिति कैसी है। लेकिन स्थिति वहां पर ठीक नहीं है, क्योंकि आजादी के इतने साल के बाद भी स्वच्छ पानी नहीं मिलने के कारण अगर लोग डायरिया के शिकार हो रहे हैं और उनमें से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो जाती है, तो वाकई बड़ी हैरानी होती है। एक तरफ शख्स डायरिया के शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, आप सोचिए डायरिया का इलाज भी पूरी तरह से प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तभी इसी वजह से उस शख्स की मौत हो गई। अगर इलाज सही समय पर पूरी तरह से प्रॉपर मिलता तो हो सकता है शायद उस शख्स की जान बच जाती। और अभी भी तकरीबन 7 लोग गंभीर है जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन देखना होगा कि अब जिस तरह से खबर सामने आ रही है, क्या प्रशासन जागेगा या फिर सिर्फ खाना पूर्ति हो जाएगी? और इस वक्त हमारे साथ
विधायक संगीता साहू जी जुड़ गए हैं। संगीता जी, जिस तरह से पूरी खबर सामने आई, वाकई दिल दिलाने वाली कि आजादी के इतने साल के बाद भी लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है और 24 घंटे के अंदर 22 लोग डायरिया का शिकार हो जा रहे हैं और एक शख्स की मौत हो जा रही है। हाँ जी, नमस्कार। अभी यहाँ मेरे संजारी बालोद विधानसभा में तरौद गांव में डायरिया का प्रकोप है और शासन द्वारा लगाया तो गया है। आपको पता है कि आखिर कितने लंबे समय से वहां पर खराब पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है? हाँ, थोड़ा पानी का प्रॉब्लम तो है और पानी के कारण ये डायरिया का प्रकोप आया है और अभी उचित व्यवस्था किए हैं। वहाँ पे शिविर लगाया गया है और शिविर में कार्य चल रहा है, तो ठीक है, अभी स्थिति संभला हुआ है। और लेकिन इसमें है जिस तरह से 24 घंटे में 22 लोग डायरिया के शिकार हो गए, तो आखिर कैसे हो सकता है वहां का माहौल ठीक, और कैसे वहां की सारी चीजें ठीक हो सकती है? आप कह रहे हैं ठीक है वहां पर? अभी इसमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा शासन को और हम संज्ञान में दिलाए हैं या उनको मतलब कोशिश कर रहे हैं वहाँ की स्थिति संभल जाए। ये बहुत स्पीड से फैल रहा है और इसमें बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। अभी तो एक गांव इसके प्रकोप में, ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ बालोद में बहुत सारे गांव इसमें आ जाए, इसके मतलब इसमें फैल सकता है। इसमें विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, वाकई ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से 24 घंटे में 22 लोग डायरिया के शिकार हो गए, एक शख्स की मौत हो गई है। इस वक्त हमारे साथ सीएमओ एमके सूर्यवंशी जी जुड़ गए। सूर्यवंशी जी, अभी वहां पर स्थिति कैसी है? जो पेशेंट वहां पर आ रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी स्थिति इस वक्त कैसी है और कितने लोग वहां पर एडमिट है? एमके सूर्यवंशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच। संगीता जी, ये जो स्थिति है यहां पर, ये स्थिति कब से? क्योंकि जो खबर हमारे पास आ रही है कि ग्रामीण बहुत लंबे समय से यहां पर गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन तब भी शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की गई, कोई व्यवस्था नहीं की गई स्वच्छ पानी को लेकर। संगीता जी, संगीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मुझे लगता है कि बहुत एक ऐसे सवाल हैं जो शायद जनप्रतिनिधि जी के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन अगर आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन तब भी जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा। एमके सूर्यवंशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सीएमओ एमके सूर्यवंशी जी को हम लगातार फोन लगा रहे हैं, एशियन न्यूज लगातार फोन लगा रहा है और वो जानते हैं कि हम उनसे जनता के सवाल पूछने के लिए फोन लगा रहे हैं, लेकिन बार बार वो फोन को काट रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जब एक प्रतिष्ठित चैनल के वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं, तो आम जनता जब वो अपनी समस्या लेकर इनके पास जाती होगी, तो क्या उनकी समस्या को सुनते होंगे वो? सूर्यवंशी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि अगर आप सवालों का जवाब नहीं देंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जनता के सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। जिस पद में हैं आप, कम से कम उस पद की आपको गरिमा बनाए रखनी चाहिए। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, फोन उठा भी रहे हैं, वहां से आवाज भी आ रही है हेलो, लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो इस फोन को काट देते हैं। आप सोचिए, जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो अगर जनता के सवालों से बचना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते, और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि वहां पर जो एडमिट हुए, इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। निश्चित तौर पर उनको सही इलाज नहीं मिला होगा, प्रॉपर इलाज नहीं मिला होगा। अगर सही और प्रॉपर इलाज मिलता तो शख्स की जान बच जाती। अभी भी कई लोग वहां पर गंभीर स्थिति में उनका इलाज चल रहा है। वो सारी जानकारी हम चाहते थे, वो जनता चाहती थी सारी जानकारी, लेकिन सीएमओ एमके सूर्यवंशी फोन उठाकर बार बार काट रहे हैं। तो वाकई हैरानी होती है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी लोग मौत का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।